हेलो एवरीवन, अच्छे होंगे सब लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक चीज़ याद रखिएगा, लेविस का पहला थ्योरी आया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। उसमें हमने पढ़ा था ऑक्टेट थ्योरी, यानी लेविस और कॉसेल का जो थ्योरी था दैट वाज ऑक्टेट थ्योरी। उसने क्या कहा था कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो क्या बनाता है, ऑक्टेट। क्लियर है, ऑल एटम फॉर्म्स ऑक्टेट इन मॉलिक्यूल, इसीलिए वो बॉन्ड बनाता है। लेकिन कहता है इसका जो थ्योरी आगे चल के बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल, मतलब कहोगे सब जगह लागू नहीं हुआ। इसमें ड्रॉबैक्स आए जिसके कारण आगे आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें ड्रॉबैक्स आए उसके कारण आया वेस्पर थ्योरी, उसके बाद एमओटी। तो ढेर सारे थ्योरी आते गए क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो इसमें क्या ड्रॉबैक्स थे वो अब इसी के स्ट्रक्चर में ही पता चल गया। क्या था कि सेंट्रल एटम को कहा कि वो अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा, और मैक्सिमम कोवैलेंसी अगर शो करेगा तो किसी किसी में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से ज़्यादा हो सकता है। सेंट्रल एटम में हैव 8 इलेक्ट्रॉन और मोर, 8 या उससे ज़्यादा हो सकता है। यहीं पे इसका रूल सबसे पहले वायोलेशन हुआ था। अपने ही जो थ्योरी दिया उसी में उसका रूल वायोलेट कर गया। तो इसने जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका बताया था, नो डाउट ये तरीका सही है, कहीं कहीं थोड़ा सा गलती है, बट ये तरीका आज भी सही है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसीलिए हम लोग पढ़ते भी हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा स्ट्रक्चर बनाने में। थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाए रखिए, छोड़िएगा नहीं, हर चीज़ को एक एक ढंग से देखिए, एक एक चीज़ क्लियर होगा। देखिए इसमें ढेर सारे रूल दिए गए थे। ये रूल को आप लोग देख के टेंशन मत लेना, मैं वो याद करवा दूंगा। अभी अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं वो याद करवा दूंगा। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज N1, यानी कि आपको निकालना है N1। N1 में हमने क्या कहा कि उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो विथ चार्ज। तो चार्ज कितने तरह का, 2, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ गया, और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो क्या करेंगे हम, N1 बराबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज जितना होगा उसको गौर से देखो हम जोड़ रहे हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको हम माइनस कर रहे हैं। मतलब हमने क्या कहा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हमें N1 बराबर क्या मिला, याद करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कौन सा चार्ज, बोलो, प्लस मतलब निगेटिव चार्ज, और माइनस कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव को हम घटाते हैं और निगेटिव को जोड़ते हैं। अब आइए N2 निकालने पे। N2 हम कैसे निकालेंगे, और से देखो यहाँ पे हमको ऑक्टेट या डपलेट सोचना है। तो हमें पता है हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है आपका डपलेट। तो जितना हाइड्रोजन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और जितना अदर एटम होगा सबका सब ऑक्टेट बनाएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से, और दोनों को जोड़ दो। यानी क्या कहा, 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम। ये क्लियर है, अदर एटम को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है और हाइड्रोजन एटम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आया N3। N3 निकालने में लोग को गलती होता है, तो एक काम करना, इन दोनों में जो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, इन दोनों में जो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, देखोगे N2 का वैल्यू ज़्यादा होता है N3 से, तो N2 माइनस N1 आप निकाल लो। ये क्या बताता है, ये बताता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग मतलब जितना इलेक्ट्रॉन से आपका बॉन्ड बना। आपको मैंने बता रखा है एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो अगर मान लो शेयरिंग में 8 इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड कितना बना होगा, 4। तो यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ उसका आधा कर दो। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर की बात करोगे या नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करोगे वो कितना हो जाएगा, N3/4। क्लियर है। अब आओ नेक्स्ट रूल कहता है फाइंड द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड मतलब जो लोन पेयर में जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ देखो तो मेरे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, N1, बॉन्ड में कितना चला गया, N3। आप याद करो लोन पेयर किसे कहते थे, वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसा वैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो बॉन्ड में गया कितना, N3, टोटल कितना, N1। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, N1 माइनस N3। अरे इतना आया बॉन्ड बनाने, मान लो 10 आया बॉन्ड बनाने, अगर मान लो उसमें से 8 चला गया बॉन्ड में तो बचेगा कितना, 2। तो N4 बराबर क्या हो गया मेरा, N1 माइनस N3।
N1 माइनस N3। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हमें जब लोन पेयर निकालना होगा तो क्या करेंगे, N4/2 जितना इलेक्ट्रॉन टोटल था अनशेयर्ड उसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट किसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। तो सेंट्रल एटम मानने के लिए 2 कंडीशन याद रखो। कंडीशन बहुत सारा है बट 2 कंडीशन याद रखो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या नहीं तो जिसका नंबर कम हो। तो ये तरीका बड़ा अच्छा है, ये दोनों तरीका याद रखेंगे। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या तो क्या हो, लीस्ट इन नंबर। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। ऐसे भी कर सकते हो जिसका साइज बड़ा हो, जैसे आयोडीन और फ्लोरीन के साथ जब भी रहेगा तो फ्लोरीन साइड एटम होगा और आयोडीन क्या होगा, सेंट्रल एटम। क्यों बोलो, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम। क्लियर है? जैसे मान लो IF7 है तो आयोडीन कितना है 1, फ्लोरीन कितना है 7, तो किसकी नंबर कम है, आयोडीन का। तो आयोडीन क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो बहुत सारा तरीका है कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। दूसरा जिसकी नंबर कम हो उसको हम क्या मानते हैं, सेंट्रल एटम। और एक चीज़ याद रखेंगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। इज दैट क्लियर? N1 क्या था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर निगेटिव होगा चार्ज तो जोड़ दो और पॉजिटिव को घटा दो। उसके बाद N2 ऑक्टेट और डपलेट, यानी कि हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी सारे एटम को 8 से मल्टीप्लाई करो। N3 कैसे सिखाया, जो बड़ा है उसमें से घटा दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो N2 माइनस N1, जो बड़ा आएगा इसमें से उसमें घटा देना। तो N2 माइनस N1, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा, N3/2। नेक्स्ट कहता है N4। अब हमको निकालना क्या था कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया। एक बात बताओ, टोटल बॉन्ड में बनाने आया था ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन N1, बॉन्ड में चला गया कौन, N3, तो बचेगा कितना, N1 माइनस N3। जितना बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बताएगा, लोन पेयर। तो इससे हमको एक रफ आइडिया मिल गया टोटल N1, N2, N3, N4 का। अब करेंगे क्या, हमको डिसाइड करना है सेंट्रल एटम, जो कि हमने बताया सेंट्रल एटम वो होगा जिसका कम नंबर होगा या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम। अब क्या करोगे, बॉन्डिंग के लिए सेंट्रल एटम के तरफ चारों तरफ सबसे पहले अरेंज कर दो सारे एटम को, और क्या करो कि उसमें सबका ऑक्टेट बैठाओ। कैसे ऑक्टेट बैठाओगे, यूजिंग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए थे उससे उसका क्या करो, ऑक्टेट पूरा करो। दिमाग में क्या रखना है कि सेंट्रल एटम जो होता है ये कोशिश करता है कहाँ पे रहने का, अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में। ठीक है, जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहले यानी कि हमको क्या देखना होगा, सेंट्रल एटम का, कि सेंट्रल एटम अपने किस में रहे, मैक्सिमम कोवैलेंसी में। क्लियर है? अब आते हैं, अब कहता है कि बॉन्डिंग, अभी भी आपका पूरा मॉलिक्यूल पूरी तरह से नहीं बनेगा। कहता है बॉन्डिंग को अच्छे से समझने के लिए हमको चार्ज समझना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। हर एटम पे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तब जाके मेरा मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीट होगा। तो कैसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में रखिएगा। आपके जेई में यानी AIEEE जो पहले होता था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कि फॉर्मल चार्ज एक दिया हुआ था, उस पर निकालना था कि कितना होगा फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका, जिस पे भी निकालने के लिए कहेगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विथ इट। देखिएगा किताब में लिखा रहता है माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बात तो वही है कि या तो बॉन्ड कह दो या बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2, सेम चीज होगा। तो जितना बॉन्ड वो बनाया है माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी उस पर जो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो वहाँ बच जाएंगे उसको आपको घटाना है। फिर से बोलो, फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड जो वहाँ बना है माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक चीज़ हमने यहाँ नोट में लिख रखा है, देखो ऑक्सी एसिड, जैसे H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 में क्या होगा, जैसे जो अभी तक हम स्ट्रक्चर जानते हैं कि H2SO4 में इस तरह से हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से लिंक्ड रहता है। यहाँ भी वही है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से लिंक्ड है। लेकिन परऑक्सी एसिड के केस में, कौन सा एसिड है, परऑक्सी एसिड, परऑक्साइड बॉन्ड, इस तरह से आपको परऑक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। मतलब कुछ एक एसिड है जहाँ पे आपको यहाँ पे परऑक्सी एसिड मिलेगा। जैसे आपके स्टैंडर्ड में जो पढ़ना है H2SO5, हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H2S2
H2O8, हमें यही दो पढ़ना है जिसमें परऑक्सी लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो एसिड है। देखो जनरली ऐसा नहीं होता है, आपको ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन के साथ या तो इधर सेंट्रल एटम या इधर कौन रहेगा, हाइड्रोजन, लेकिन परऑक्सी एसिड में इस तरह का भी लिंकेज पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ मिलेगा हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर को आज डील करेंगे। इज दैट क्लियर? एक बात बता देता हूँ, सारा रूल को कम से कम 2 बार विथ वीडियो सुनिए, विथ वीडियो 2 बार सुनिए और एक एक करके यहाँ से N1 से लेकर के N4 तक आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। ये अगर क्लियर हो जाएगा, मेरे साथ कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे 10-12 जितना हो सकता है मॉलिक्यूल को हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें मॉलिक्यूल है, आप जो हम आपको आयंस ले रहे हैं CO3 पर 2- यानी कार्बोनेट आयन हमने लिया, इसका हमको बनाना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक बात बताओ, सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, N1 N2 N3 N4 निकालने के लिए, इसको अब याद हो जाना चाहिए। बोलो N1 हमने क्या सिखाया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके ग्रुप नंबर के बराबर, ग्रुप नंबर 14 वाला नहीं, वो रोमन वाला, तो ग्रुप नंबर इसका कितना है 4, इसका ग्रुप नंबर कितना है 6, तो 6 × 3। बोलो यहाँ पे कैसा चार्ज है -2 मतलब जुड़ जाएगा। फिर से सुनो, यहाँ पे लोग खूब गलती करते हैं, तो टोटल यहाँ पे निगेटिव चार्ज था तो हमने जोड़ दिया, अगर पॉजिटिव होता तो घटा देते। गौर से देखो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 24। फिर से चेक कर लो, यहाँ 18 और 4 22 और 2 24। फिर से बोलो N1 निकालने का तरीका, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज को जोड़ना है और पॉजिटिव चार्ज को घटाना है। इज दैट क्लियर? N2 बोलो, N2 का हमने तरीका क्या बोला था, जितना हाइड्रोजन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी अदर एटम को 8 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन है, नहीं, तो 2 × 0। बाकी अदर एटम को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। अदर एटम चेक करो, 3 और 1 4, कितना हो गया 32। क्लियर है? N3 बराबर क्या हो जाएगा, N2 - N1। हमने क्या सिखाया था, अगर नहीं समझ में आता है तो जो नंबर बड़ा है, बड़ा कौन है, N2, तो 32 - 24 कितना आ गया मेरा, यहाँ चेक कर लो 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, यानी यहाँ पे बॉन्ड जो होगा या बॉन्ड पेयर होगा N3/2 यानी 8/2 यानी 4 यहाँ पे बॉन्ड पेयर होगा। क्लियर है? चलो अब हम सोचते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का। बोलो जी, बॉन्ड बनाने कितना आया था N1, उसमें से बॉन्ड में कितना गया N3, यानी कि 24 में से 8 चला गया बॉन्ड में, बचा कितना 16। तो यहाँ जो लोन पेयर होगा वो होगा N4/2 यानी 16 इलेक्ट्रॉन था, यानी लोन पेयर कितना मिला 8 लोन पेयर। इतना सबको क्लियर है? देखो एक बात बता देता हूँ, हर मॉलिक्यूल का हम जितना का बनाएंगे आप लोग काइंडली कोशिश कीजिएगा, एक बार सीख जाइए, 2 बार सीख जाइए, उसके बाद रफ में ना खुद से बनाइए, एकदम इस टॉपिक में मास्टर बन जाइएगा, ताकि ऐसा पढ़ो ताकि हम किसी को बता सकें। ऐसा नहीं कि बस हल्का हल्का आता है, हल्का हल्का भूल गए, ये ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई ऐसी करो जो कि एकदम हम किसी को बता सके कि हाँ मुझे ये आता है। ठीक है? तो पहले N1 N2 N3 जितना बार प्रैक्टिस करोगे ये याद हो जाएगा, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। चलो अब क्या डिसाइड करना है मुझे, सेंट्रल एटम। बोलो CO3 2- आयन है, ठीक है, आप ही बताओ सेंट्रल एटम कौन, कार्बन। चारों तरफ से क्या होगा, ऑक्सीजन हम बैठा दिए। कहोगे क्यों, जिसका नंबर कम है या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, कौन है, कार्बन। बोलो यहाँ पे बॉन्ड कितना है 4, तो 1 2 3, एक बच गया, कहीं रख दो, सब इक्विवेलेंट है। क्लियर है? अब बोलो हमने क्या कहा था, इसके बाद सबका ऑक्टेट पूरा करना है यूजिंग कौन कौन सा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। चेक करो, कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना लिया तो इसका तो ऑक्टेट पूरा। तो सबसे पहले हम किसके लिए सोचेंगे, सेंट्रल एटम के लिए। अब आओ यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे 2 बॉन्ड है यानी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इसको और दे दो। यहाँ 1 बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 6 और दे दो। यहाँ भी 1 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन 6 और दे दो। चेक करो, मेरे पास लोन पेयर था कितना 8, 3 2 5 और 3 8। क्लियर है? सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये मेरा समझ में आया। अब कहता है अब निकालना है हमें फॉर्मल चार्ज। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं एटम 1, इसको मान लेते हैं एटम 2, इसको मान लेते हैं एटम 3, इसको मान लेते हैं एटम 4। हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन O1 एटम। सबसे पहले O1 एटम पे बोलो जी, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका हमने क्या सिखाया था, उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मल चार्ज बराबर सिखाया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस
नंबर ऑफ बॉन्ड जो वो बना रहा है विथ इट माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर्ड नहीं किया था, वहाँ पे जो बचा रहेगा इलेक्ट्रॉन। चलिए हम इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं O1 पे यहाँ पे निकालना है। बोलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, बॉन्ड कितना बना है 1। इस पे गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना 6, कितना आ गया -1। चलो फॉर्मल चार्ज ऑन C2 एटम यानी कार्बन वाला जो है ये इस पे निकालो। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड कितना है 4, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी 0, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। चलो जी यहाँ जैसा है वैसा ही यहाँ है तो यहाँ भी -1 होगा, इस पे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन O4 एटम पे निकालोगे। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे बॉन्ड 2, इलेक्ट्रॉन 4 यानी यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है। बोलिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इस CO3 माइनस में गौर से देखना है यहाँ इस दो ऑक्सीजन पे -1 है, -1 चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। ये आ गया मेरा स्ट्रक्चर किसका, CO3 माइनस का। क्लियर है ये चीज़, ये आ गया मेरा फाइनल स्ट्रक्चर। ये सबको समझ में आया। अगर कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो को पीछे आइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम ये नहीं कहते कि आपको कहीं देगा, बट देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है बेसिक्स की जिसे आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर केमिस्ट्री सीखना है तो ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें जो फंडा होता है ना, ये कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, सोचो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, कितना गया बॉन्ड में, जो बचा होगा वो होगा लोन पेयर के फॉर्म में। तो ये सब सोचोगे, जितना बनाओगे उतना सोच अपना थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, तो शायद किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का पावर बढ़ेगा। तो ये कहता है ना रूट, केमिस्ट्री सीखने का रूट है। ओके चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। ओके हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देख रहे हैं सल्फेट आयन, मतलब ये आयन फॉर्म है, रेडिकल है, मॉलिक्यूल नहीं है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले N1 निकालिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो सल्फर में कितना, ग्रुप नंबर कितना 6, यहाँ भी 6 × 4 -2 है यानी प्लस हो जाएगा। बोलो 24 और 6 30 और 2 32 32। चलिए N2 निकालिए, हाइड्रोजन है नहीं तो 2 × 0, बाकी कितना हो गया 4 और 1 5 यानी 8 × कितना 5, कितना हो गया मेरे पास 40। N3 बराबर बोलो, हमने क्या सिखाया, जो बड़ा है उसमें से कम को घटा दो यानी कितना हो जाएगा 40 - 32 यानी 8 आ गया, यानी बॉन्ड पेयर कितना, आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4 बॉन्ड पेयर, इसका जस्ट हाफ। N4 बोलो, हमने क्या सिखाया था, N1 - N3 यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हटा दो। 32 माइनस कितना 8, कितना बचा मेरे पास 24 यानी लोन पेयर होगा यहाँ पे कितना मेरा 12। ये इतना क्लियर हुआ। इतना बार प्रैक्टिस करो कि ये याद हो जाए, अब इसकी ज़रूरत ना पड़े, आप 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, उसको डायरेक्ट मॉलिक्यूल पे आओ। अब आओ यहाँ पे SO4 2 माइनस को गौर से देखोगे तो यहाँ सल्फर सेंट्रल एटम है, 4 ऑक्सीजन है, 4 को बैठा दो, ठीक है। गौर से देखो यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड पेयर है कितना 4, हमने क्या किया सब पे एक एक करके रख दिया। लोन पेयर को देखो कितना है 12, सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे, 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो यानी इसका ऑक्टेट पूरा है। सब लोन पेयर हमें कहाँ रखना होगा, सबके साइड एटम पे। यहाँ देखो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 यहाँ रख दो, 6 मतलब कितना लोन पेयर 3 हो गया, 3 यहाँ भी रख दो, सेम स्टेट है, 3 यहाँ भी रख दो, सेम स्टेट है, यहाँ भी 3 रख दो। देखो तो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब एक काम करो, कोई भी साइड एटम पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल लो। तो हमने क्या सिखाया है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, सारा ऑक्सीजन एटम तो सेम है, निकालो। क्या सिखाया था, फिर से बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, ऑक्सीजन में कितना होता है 6, क्लियर है। यहाँ पे बॉन्ड कितना बना हुआ है 1 और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 6 यानी -1। अब एक काम करो, यही फॉर्मल चार्ज इस सल्फर एटम पे निकाल लो। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 6, यहाँ पे देखो यहाँ पे बॉन्ड कितना बना हुआ है 4, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी 2, यानी यहाँ चार्ज होगा +2। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, सारे ऑक्सीजन पे एक एक माइनस चार्ज है और इस सल्फर पे +2 चार्ज है। अब याद करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
शायद याद होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे कहा जाता था? डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। इसका मतलब है कि यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था और ये इस दोनों ऑक्सीजन पे कैसा है चार्ज? माइनस। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने आपको क्या सिखाया है? पीछे सिखा रखा है थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी में, और जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाए हैं जाके देखिएगा। हमने क्या सिखाया था कि जो डोनर है अगर वहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, डोनर में अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड गौर से देखिए, क्लियर है? दिस इज SO4 पर 2-, क्लियर है? कहोगे कि सर यहाँ पे तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, इधर 4, 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो इसका ऑक्टेट, इसीलिए तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर फेल किया था। लेकिन लेविस का मानना था कि वहाँ ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, ये कोई एक्सपेंशन नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में बाद में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से कंसीडर किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि सेंट्रल एटम ऑक्टेट को नहीं मान रहा है, वो क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। तो ये केस था जहाँ पे ऑक्टेट का वायोलेशन हुआ था। किसके लिए? सेंट्रल एटम के लिए, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इज़ दैट क्लियर? अगर आप ऑक्टेट अगर नहीं वायोलेट करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ आप दिखा सकते हो कि यहाँ ये लोन पेयर अगर इसको दिया है तो चेक करो अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा है। कैसे? इधर से 2, इधर से 2, 4, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था ये लोन पेयर वाला, तो ये इसको दे दिया कि हाँ तुम शेयर कर लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था? डोनर केवल देता था, उसका शेयर नहीं करता था। वो भी दिया भी है लेकिन फिर भी ये अपने साथ काउंट करेगा ऑक्टेट। कुछ ऐसा होता था। कोऑर्डिनेट को मान लेते थे कि जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो कोऑर्डिनेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डबल बॉन्ड। अब हम लाएंगे जहाँ पे कोऑर्डिनेट को डबल बॉन्ड से प्रेजेंटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमने स्ट्रक्चर लिया है वो लिया NO3 2- का। चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले बोलो N1 क्या था? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5, यहाँ 6 × 3, NO3 पर 1- होता है, यहाँ सिंगल माइनस है। 1- यानी 1 प्लस कर दो, NO3 पर 1- चेक करो 6 और यहाँ से 18 कितना हो गया? 24। N2 निकालो। हमने क्या सिखाया था? हाइड्रोजन को 2 से गुना करो, बाकी सबको 8 से। बाकी है कितना? 3 और 1 4, कितना हो गया? 32। N3 बराबर क्या सिखाया था? जो बड़ा है उसमें से कम वाले को घटा दो। 32 - 24 यानी 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग में गया तो बॉन्ड पेयर कितना? 4 बॉन्ड पेयर। N4 निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 24, ऐसे पहले लिख लो इसको। N3 - N1, ये 24 - 8 कितना हो गया? 16 हो गया, यानी लोन पेयर कितना हो गया? 8 लोन पेयर। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इस मॉलिक्यूल पे, डायरेक्ट आते हैं। इस जो भी है ये रेडिकल है मेरा, NO3 2-। बोलो सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। नंबर कम है, बस इतना ही लगाओ। जब नंबर वाला दिक्कत होगा तब सोचेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर कम है किसका? नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन को रख दिए। बोलो यहाँ पे बॉन्ड कितना है? 4, 3, एक और कहीं रख दो। ठीक है, अब सोचो नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट पूरा है? एकदम ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका भी सोचो, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 रख दो। यहाँ 1 है, 1 बॉन्ड है यानी कि क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 6 रख दो, यहाँ भी 6 रख दो। लोन पेयर चेक करो, 3 लोन पेयर, 6 और 2 8, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। बस यहाँ पे आपको सोचना है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ, इसको मान लेते हैं O1 एटम। यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो और यहाँ 4 कर दो। चलो O1 एटम पे बोलो फॉर्मल चार्ज, बोलो जी 6, सॉरी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कैसे तरीका था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6, बॉन्ड कितना है? 1, और इस पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, यानी कितना हो गया? -1। इस पे निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, इसको ये 2 कर देते हैं। बोलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड कितना है? 4, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कितना हुआ? +1। हमने आपको सिखाया था जो यहाँ होगा
1 पे वही होगा 3 पे। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाया है और वहाँ पे 2 लोन पेयर है तो चार्ज कितना पिछले मॉलिक्यूल में आ चुका है, वहाँ चार्ज था 0। चलो बैठा दो, यानी क्या दिखाई दिया, इस ऑक्सीजन पे माइनस है, इस ऑक्सीजन पे माइनस है, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है और इस नाइट्रोजन पे कैसा है +1। इसका मतलब बोलो हमने क्या सिखा रखा है, 1 प्लस 1 माइनस, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस। ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होगा मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही रह गया मेरा NO3 माइनस। कहोगे क्यों, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। सुनो यहाँ पे इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, चेक करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p। गौर से देखो 7 था मेरे पास तो कितना बचा 3, मेरे पास कितना बचा 3। 2d पॉसिबल नहीं है, 2 में d नहीं होता है। यही कारण है कि इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी हमने कितना सिखाया था, सेकेंड पीरियड वाले का मैक्सिमम कोवैलेंसी हमने बता रखा है। मैक्सिमम कितना 4 से ज़्यादा नहीं होता। कार्बन का मैक्सिमम 4, नाइट्रोजन भी जैसे NH4 प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है तो नाइट्रोजन कितना चार्ज बना कितना वैलेंसी कर सकता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना 4। क्लियर है कंसेप्ट। PO4 पर 3 माइनस फॉस्फेट आयन हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, N1 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो एकदम इस तरह से एकदम ध्यान से सोचो, 5 यहाँ 6, 4 एटम है, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -3, दैट मीन्स इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आ गया तो +3। लोग यहीं पे गलती करते हैं, माइनस को माइनस करते हैं। माइनस मतलब थोड़ा सा सोचो, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अभी कोई प्लस वाला हमने नहीं लिया। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा +3। सोचो यहाँ पे 8 और 24 कितना हो गया 32। N2 निकालो, 2 इंटू हाइड्रोजन एटम है नहीं, 8 इंटू अदर एटम, 4 और 1 5 कितना हो गया 40। ये 40 आ गया मेरा। N3 हमने बोलो सीखा था कुछ नहीं, जो बड़ा है उसमें से घटा दो, N2 माइनस N1 तो 40 माइनस 32 कितना आ गया 8 यानी कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर मेरा कितना होगा 4। अब हमको सोचना है लोन पेयर के लिए, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना आया था बनाने के लिए N1, उसमें से बॉन्ड में गया N3 यानी 32 में से बॉन्ड में चला गया 8, कितना बचा 24। यानी यहाँ पे जो लोन पेयर होगा मेरा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा ये होगा 12 लोन पेयर। चलो स्ट्रक्चर किसका बनाना है, PO4 पर 3 माइनस, बोलो कम नंबर ऑफ एटम कौन है, फास्फोरस। कितना ऑक्सीजन है 4, चारों को हमने रख दिया। कितना बॉन्ड आया था 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड रख दो। फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा क्लियर है। लोन पेयर कितना है 12, 3 इसको दो, 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे ही सब में रख दो क्योंकि सबका इक्विवेलेंट बॉन्ड है, देखो तो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। निकालो, इस पे हमने निकाल। अब देखो अब ये सब चीज़ याद हो जाना चाहिए। एक ऑक्सीजन पे जब तीन लोन पेयर आ गया और एक बॉन्ड है तो -1 होता है, ये हमने पीछे सीख लिया है। केवल फॉर्मल चार्ज यहाँ निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑन फास्फोरस एटम कैसे सिखाया है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, इस पे बॉन्ड कितना है 4, माइनस इस पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यानी कितना हो गया +1। यानी क्या दिखाई दिया हमको, इस सारे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है -1 और इस फास्फोरस पे 1 प्लस है। इसका मतलब हम कह सकते हो ये जो फास्फोरस है ये डोनर था और कोई एक ऑक्सीजन एक्सेप्टर होगा जहाँ से नेगेटिव हटा दो, बाकी सब पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज रख दो। इसी को रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो एक तरीका ऐसे भी जो देखते हो फॉस्फेट आयन का, PO यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। गौर से देखो यही ना होता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ H लगा हुआ होगा। क्लियर है, ये आप देखते हैं आपको कहाँ बना हुआ बुक्स में। कैसे, फिर से बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डबल बॉन्ड कब, जब सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए डी ऑर्बिटल। अभी नाइट्रोजन का बताया था, वहाँ डी ऑर्बिटल नहीं था इसलिए ये स्ट्रक्चर नहीं बना था। आइए यहाँ पे क्यों है चेक करो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बोलो 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d होगा, भली वो खाली रहे, यहाँ d है इसीलिए हमने सिखाया है आपको। पीछे मैंने थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी बताया था। क्यों फास्फोरस शो करता है, इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है।
इज दैट क्लियर? इसीलिए यहाँ पे दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डबल बॉन्ड। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए O3 मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर यानी ओजोन है। सबसे पहले N1 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर रोमन वाला 6×3, कहीं कोई चार्ज नहीं है यानी 18। N2 यानी कि यहाँ पे हमने क्या सिखाया था, हाइड्रोजन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, क्या हाइड्रोजन है? नहीं, बाकी सबको 8 से, कितना हो गया? 24। हमने क्या सिखाया? N3 यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका जो बड़ा है, तो N2 माइनस N1, 24 माइनस 8 कितना आ गया? 16, यानी यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 8, नहीं होगा ना? 24 18 है, सॉरी दिस इज 18, कितना बचा मेरे पास? 6, तो यानी बॉन्ड कितना बनेगा? 3। क्लियर है? चलिए, जब बॉन्ड पेयर मेरे पास आ गया तब क्या सोचेंगे? N4 यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कहा था? टोटल वैलेंस में से जो बॉन्ड में चला गया उसको हटा दो, तो N1 माइनस N3 यानी क्या हो गया? 18 माइनस कितना? 6, इसको मत घटाना, इसको घटाइएगा 6, N3 6 है, बॉन्ड पेयर इसका हाफ करके निकालते हैं, कितना आ गया मेरे पास? 12। तो 12 मतलब लोन पेयर कितना? 6 लोन पेयर। चलिए अब सोचते हैं हम लोग ऑक्सीजन का O3 का स्ट्रक्चर। को किसी को भी अगर आप सेंट्रल मानोगे कोई दिक्कत नहीं, सारा आइटम सेम है। मेरे पास 3 बॉन्ड है, तो एक तरफ 2 रखो, एक तरफ 1 रखो। हमने क्या सिखाया? गौर से देखो, यहाँ पे चूंकि अब बॉन्ड इतना है ही नहीं कि इसका ऑक्टेट पूरा हो सके, अब सब पे लोन पेयर रख के ऑक्टेट पूरा करना होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना रखना होगा? 2, क्योंकि 4 इधर से और ये 2 बॉन्ड के कारण 4 4 4 8। यहाँ चेक करो 3 है, तो 3 यानी 6 है इसके पास, 2 और दे दो 8। इसके पास 2 है तो इसको 6 देना होगा, यानी 3 लोन पेयर। चेक करो 3 लोन पेयर, 2 5 और 1 6 लोन पेयर हो गया। चलो फॉर्मल चार्ज अब हर पे निकालोगे। यहाँ ये पहला आइटम मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो। एक बात बताओ, इस आइटम पे हम बना चुके हैं, ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाए हुए रहे, 2 लोन पेयर रहे, तो यहाँ कोई चार्ज नहीं होता है। इस पे भी हम बना चुके हैं, जब ऑक्सीजन पे 1 बॉन्ड बना रहे, 3 लोन पेयर है, तो कितना होता है? -1। केवल 1 पे निकाल लो। फॉर्मल चार्ज ऑन O2 एटम, बोलो यहाँ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6, यहाँ बॉन्ड कितना? 3, यहाँ लोन पेयर कितना? 2, मतलब ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना? 2। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में नहीं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। बोलो कितना हो गया? ये आ गया मेरा +1। क्लियर है? चलिए क्या मिला मुझे? जहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ तो कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? -1 और यहाँ +1। एक्चुअल में ये क्या है मेरा? ये है मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O3। फिर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे डबल बॉन्ड? आप ही बताओ। इसलिए डबल बॉन्ड नहीं होगा कि ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गौर से देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4, और क्या 2p में 2 में क्या D होता है? नहीं होता है, D नहीं है, इसलिए ये अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी कभी भी 2 या 3 से ज़्यादा शो नहीं करेगा। क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 6 होता है, तो बाकी सब जो इसका मेंबर है, जैसे सल्फर, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो सकता है? 6, लेकिन ऑक्सीजन का 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है कंसेप्ट? ये वो फास्फोरस का 3 एसिड जो कि आप लोग के स्टैंडर्ड में कहा जाता है, याद कर लो इसकी बेसिसिटी इतनी है। हम लोग आज देखेंगे आखिर बेसिसिटी इतनी क्यों है। चलिए पहला हम लेते हैं H3PO4। नाम बोलो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट बताओ H3PO3, ये क्या है मेरा? फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट है मेरा H3PO2, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड। चलिए अब हम लोग इसमें सबसे पहले N1, बोलो हाइड्रोजन का 1×3, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का कितना होगा? 8×4, सॉरी ऑक्सीजन का 8 नहीं, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना होता है? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6
इंटू 4। यही देखिए, यही छोटा छोटा चीज़ है जहाँ गलती नहीं करना। वो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना गलती होने का चांस कम रहेगा। आप ही जोड़ो 24, यहाँ कितना हो गया 29 और 3 32। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, गलती मत करना। N2 2 इंटू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है कितना 3, 8 इंटू अदर एटम 4 और 1 5, कितना हो गया 40 और 6 46। N3 बराबर क्या सिखाया था, जो बड़ा है उसमें से कम को घटा दो, तो 46 माइनस 32 कितना आ गया 24। 24 मतलब क्या होगा 7 बॉन्ड पेयर। क्लियर है। N4 क्या सिखाए थे, N1 माइनस N3, तो 32 माइनस 14, यहाँ से 14 हटा दोगे तो कितना हटेगा, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 28। 28 का मतलब हो गया मेरे पास 14 लोन पेयर होगा, 28 14 लोन पेयर। अब बोलो मेरे पास ये है कौन, H3PO4। बोलो सबसे कम नंबर किसका, फास्फोरस का। फास्फोरस मेरा सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन है कितना 4, तो चारों ऑक्सीजन को इस तरह से सजा दो, चारों ऑक्सीजन को इस तरह से सजा दो। बोलो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड है कितना 7, तो सबसे पहले यहाँ 4 रख दो, सेंट्रल एटम पूरा हो गया। हाइड्रोजन है कितना 3, ऑक्सी एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, तो 3 बॉन्ड यहाँ दे दो, क्योंकि मेरे पास 7 बॉन्ड था। चलो हो गया। अब बताओ हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा है, फास्फोरस का भी ऑक्टेट पूरा। ऑक्सीजन का सोचो 2 बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और दे दो, यहाँ भी 4 और दे दो, यहाँ भी 4 और दे दो। यहाँ कितना दे रखना होगा 6, क्योंकि 2 ही, 1 बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन था। क्लियर है। बोलो यहाँ कितना -1, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर फॉर्मल चार्ज हम लोग अभी निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम फॉर्मल चार्ज पीछे निकाल चुके हैं। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, -4, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, यानी कितना होगा यहाँ +1 चार्ज। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अगर आपको निकालना होगा निकाल सकते हैं। यानी फास्फोरस पे आपको क्या नज़र आया +1 चार्ज, और किसी एक इस ऑक्सीजन पे कितना नज़र आया -1। बाकी 3 आपका इस तरह से था OH। इसका मतलब ये वाला कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाओ या डबल बॉन्ड से दिखाओ। क्लियर है ये कंसेप्ट। OH OH OH। ऑक्सी एसिड में बेसिसिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप देख के बोलो कितना है मेरे पास 3 OH है, 3 OH ग्रुप है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 3। क्लियर है मेरा, ये क्लियर है कंसेप्ट। चलिए इसमें आइए, यहाँ बोलो N1 बराबर 1 इंटू 3, फास्फोरस का 5, ऑक्सीजन का 6, उन्हें 3, 18 और 5 23 और 3 26। फिर से चेक कर लो, 18 और 5 23 और 3 26 26। ठीक है। 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3, 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम 3 + 1 कितना हो गया 5, कितना हो गया 40 और सॉरी यहाँ पे कितना 3 और 1 4 ही ना अदर एटम, तो 32 और 6 38। N3 बराबर क्या बताया था, जो बड़ा है उसमें से कम को घटा दो, कितना बचा 12, यानी कि यहाँ पे लोन पे, यहाँ पे सॉरी बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड पेयर ये बताएगा 6। N4 निकालो, कैसे सिखाया था, N1 माइनस N3, तो 26 माइनस 12 कितना बचा मेरे पास 14, यानी लोन पेयर कितना 7। चलिए अब गौर से देखिए, मेरे पास 26 में से N3 12 गया 14। ठीक, चलिए अब सोचिए मेरे पास यहाँ पे H3PO4 है, तो एक फास्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, थोड़ा सा इधर करके बनाता हूँ, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन रख दो, और हाइड्रोजन कितना है, ये भी मेरे पास 3 है। सोचिएगा ढंग से, सबसे पहले कोशिश करो बॉन्ड रख करके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करने का। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा करोगे तो मेरे पास बॉन्ड है कितना 6, अभी तक 3 गया है। अब आ जाएगा कौन, हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ, कहोगे सर हाइड्रोजन हम यहाँ रख देंगे तो 3 ही बॉन्ड और लेगा, ऑफकोर्स लेगा। अब यहाँ पे देखना, मेरे पास भी 3 बॉन्ड बचा हुआ है, लेकिन हमने क्या कहा था, सबसे पहला काम यहीं पे सीखो, यहीं पे एक ब्लंडर है,
यही चीज़ लोग को नहीं समझ में आता। सबसे पहले किसका ऑक्टेट देखना है, सेंट्रल एटम का। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम पे हमने क्या किया, एक और H जोड़ दिया। क्यों H को जोड़ा, क्योंकि सबसे पहले मुझे ऑक्टेट इसका पूरा करना था। अब आ जाओ, 2 हाइड्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया हाइड्रोजन को, एक ऑक्सीजन ऐसे ही रहने दिया। इसका हम लोग लोन पेयर से सेट करेंगे ऑक्टेट। कहोगे क्यों नहीं यहाँ पे हम हाइड्रोजन रखे। फिर से सुनो, सबसे पहले हम ऑक्टेट किसका सोचेंगे, फास्फोरस का। आओ अब यहाँ लोन पेयर से इसको सबका पूरा करो। यहाँ पे तो 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का तो डबलेट पूरा है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ 2 लोन पेयर रख दोगे, इसका ऑक्टेट पूरा। यहाँ भी 2 लोन पेयर रखोगे, इसका ऑक्टेट पूरा। यहाँ कितना लोन पेयर रखना होगा, 3। चेक करो, 3 2 5 और 2 7। फिट किया। आपको अभी सिखाया था जब फास्फोरस इस कंडीशन में तो यहाँ +1, इस ऑक्सीजन पे -1, बाकी कहीं कोई चार्ज नहीं होगा। तो यानी इस फास्फोरस पे कितना हो गया, बोलो +1, इस ऑक्सीजन पे कितना है -1, बाकी यहाँ पे क्या है, 2 OH ग्रुप है और एक H यहाँ लगा हुआ है। यानी गौर से देखना, ये फास्फोरस पे ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कितना OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन डायरेक्टली यहाँ जुड़ा है। यानी यहाँ की बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ऑक्सी एसिड, वही उसका क्या बताता है, बेसिसिटी। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए अब आते हैं H3PO2 पे। बोलो N1 बराबर 1 × 3, यहाँ का बोलो 5, यहाँ बोलो 6 × 2। क्लियर है, 12 5 17 और 3 20। फिर से चेक कर लो, 12 इसका 5, यहाँ 3, 12 5 17 और 3 20। N2 2 × हाइड्रोजन एटम है कितना, 3, 8 × अदर एटम 2 + 1 3, तो 24 और 6 30। यानी N3 बराबर 30 - 20 यानी 10। 10 अगर मेरे पास टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड पेयर कितना, 5। चलो आगे बोलो, N4 N1 - N3 20 - 10, ये भी आया 10। यानी कि यहाँ पे आपका लोन पेयर भी कितना है, 5 लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर। चलो बनाओ यहाँ पे H3PO2। गौर से देखना है, यहाँ पे एक फास्फोरस है, 2 ही ऑक्सीजन है। तो एक काम करते हैं, हम एक ऑक्सीजन को यहाँ रख देते हैं, एक ऑक्सीजन को हम नीचे रख देते हैं। बोलो हमको सबसे पहले क्या करना था, इसका ऑक्टेट पूरा करना था। तो इसका ऑक्टेट रखने के लिए क्या करना होगा, 2 और बॉन्ड बनाना होगा। सबसे पहले बॉन्ड को यूज़ करो। तो बॉन्ड अगर हम चारों यहाँ रख दिए, यानी 2 हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन तो अब है नहीं, एक ऑक्सीजन बच गया तो इसके साथ रख दो। अब बोलो लोन पेयर है कितना, 5, यहाँ 2 जाएगा, बचा कितना, 3 इसके साथ रख दो। क्लियर है कंसेप्ट। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। फास्फोरस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ एक माइनस होगा, बाकी गौर से देखो ये H है, ये H है और यहाँ एक OH है, यहाँ एक OH है। इसका मतलब क्या हुआ, इस फास्फोरस पे ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये मेरा 2 H लगा हुआ है और एक OH ग्रुप है। बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। इज दैट क्लियर। सब लोग को कह रहा हूँ, या तो इसको अच्छे से बनाओ, वीडियो को पॉज करो, जो देखना है ढंग से देखो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, और आज के बाद इसको रटने का काम नहीं, बनाइए, अच्छे से बनाइए, एक एक चीज़ क्लियर होगा। क्लियर है कंसेप्ट, ओके। दिस इज द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। देखो नाम भी कैसे पड़ा है, 2 सल्फर है तो 2 सेंट्रल एटम होगा क्योंकि सेंट्रल एटम किसको कहते हैं, ऑफ कोर्स जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और नंबर कम हो। जैसे यहाँ देखो H2 S2 इन दोनों का नंबर कम है और सेम है। हमने एक चीज़ और सिखाया था कि सेंट्रल एटम कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो कौन होगा, सल्फर। 2 सल्फर है, एसिड है तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होगा तो पेरोक्सी, कॉमन नेम है मार्शल्स एसिड। चलिए हम लोग इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले N1 बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 × 2, यहाँ 6 × 2, यहाँ भी 6 × 8, यहाँ 48, यहाँ 12, 60 और 2 62। थोड़ा सा तेजी में कैलकुलेट करो लेकिन सही कैलकुलेट करो। N2 ये डबलेट बनाएगा तो 2 × 2, बाकी सब ऑक्टेट बनाएगा तो 10, 8 × 10 कितना हो गया, 80 और 4 84। क्लियर है। N3 डरिए नहीं, नंबर क्या आ रहा है इससे आपको डरना नहीं है, बस आप सही केवल कैलकुलेट करो।
क्लियर है, 10 था 80 और यहाँ 4 84। कैसे सिखाया था, जिसका नंबर ज़्यादा है N2 माइनस N1, 84 माइनस 62 कितना हो गया, 62 घटाइएगा यानी 22 आएगा, यानी यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 11 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बताओ, लोन पेयर के लिए कैसे सिखाया था, पहले अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो N4 बराबर N1 माइनस N3, 62 माइनस 22 कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, यानी लोन पेयर मेरा हो गया 20। इससे डरिए नहीं, कितना बड़ा आ रहा है उससे डरिए नहीं। बोलिए यहाँ पे हमने क्या सिखाया आपको, 2 सेंट्रल एटम है सल्फर, ऑक्सीजन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 इसके चारों तरफ रख दिए, 4 इसके चारों तरफ रख दिए। बोलो मेरे पास बॉन्ड है कितना 20, 1 2 3 4 हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 और 4 8 बॉन्ड हो गया। मेरे पास बॉन्ड है कितना 11 बॉन्ड है, यहाँ 11 बॉन्ड है, एक यहाँ भी रख दो, ठीक है, बचा 2 हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। मेरे पास बैकबोन तैयार हो चुका है, अब लोन पेयर बैठाओ। बोलो यहाँ पे जब 2 बॉन्ड बनाए रहता है तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और रख दो, यहाँ भी 4 रख दो, यहाँ भी 4 रख दो, यहाँ भी 4 रख दो। यहाँ पे चूँकि 1 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 लोन पेयर रखना होगा, तो 6 2 8। सेम यहाँ भी 3 लोन पेयर, सेम यहाँ भी 3 लोन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन। चेक करो लोन पेयर था क्या, कितना, ये था मेरा लोन पेयर, सॉरी 20 लोन पेयर। चेक करो 3 3 6 3 9 3 12 हो गया, 2 14 2 16 2 18 और 2 20। क्लियर है, सल्फर का सब जगह ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा है। हमें पता है इस ऑक्सीजन पे कितना होगा -1, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा, केवल सल्फर पे निकाल लो, बाकी सब हम पीछे सीख चुके हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, बोलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, यहाँ बॉन्ड है कितना 4, इस पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, 0, यानी कितना होगा +2। इस सल्फर पे भी +2, इस सल्फर पे +2, इन दोनों ऑक्सीजन पे कितना होगा -1। चलिए यहाँ सल्फर पे +2, इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1, इधर मेरा OH है, यहाँ आ गया परऑक्साइड लिंकेज, यहाँ सल्फर है, इस ऑक्सीजन पे -1, यहाँ +2, यहाँ OH है, इस ऑक्सीजन पे भी -1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये वाला आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ OH, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ OH। क्यों, डोनर पे 1+, एक्सेप्टर पे 1-, फिर इधर से 1+, 1-, तो इस पे 2 कोऑर्डिनेट। चूंकि यहाँ पे सल्फर पे वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, सो दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे आ गया मेरा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं आप अपने बुक्स में बना हुआ, दिस इज़ कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड कह दो, परऑक्साइड बॉन्ड। चलिए ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो इस तरह से हर मॉलिक्यूल को बनाना सीखिए। अब हम लोग लेंगे एक और जो आपके स्टैंडर्ड में पढ़ना है, H2SO5। इसी का जैसे यहाँ परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है तो वो होगा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एक वहाँ पे आपका सल्फर एटम आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इस डाई की जगह कौन आ जाएगा, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। चलिए तो सबसे पहले हम लोग H2SO5 परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका कॉमन नेम है, ये सब देखिए जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे याद होगा, तो पढ़िएगा तब तो कैरोज एसिड। अब लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो नाम कैसे जानेंगे। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं सर मुझे नहीं याद रहा। अरे पहले याद करोगे तो सही। एक बात बताओ, तुम्हारा क्या अपना नाम किसी ने याद करवाया? आपने इतना बार बोला कि वो आपको कहते हैं ना टिप ऑफ टंग है, कोई भी पूछता है झट से नाम आता है कि आपका जो भी नाम है। वैसे बार बार प्रैक्टिस करो, कोई भी चीज़ का रिवीजन करोगे, रिवीजन मैक्स से कहते हैं ना प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, परफेक्शन आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये सब तो बेसिक नाम। चलिए N1
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो यहाँ पे 1 × 2, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 8, सॉरी ऑक्सीजन का भी कितना होता है 6 × 5। चेक करो यहाँ पे 30 और इधर 8, कितना हो गया 38। N2 निकालो, हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो 2 को, बाकी सबको 8 से मल्टीप्लाई करो तो 5 और 1 6, कितना हो गया 48 और 4 52। N3 निकालो, कैसे, जो बड़ा है उसमें से कम को घटा दो, 38 को घटाना है। यहाँ आ गया मेरा 14, यानी कुछ बॉन्ड पेयर कितना 7 बॉन्ड पेयर। अब आ जाओ N4, कैसे सिखाते हैं N1 - N3, तो 38 - 14, 14 इसमें से हटाओगे कितना बचेगा, 14 हटाओगे तो 24 बचेगा, 24 बचा, यानी बॉन्ड पेयर कितना, यहाँ लोन पेयर हो गया, ये वाला लोन पेयर बताता है 12 लोन पेयर। डरिए नहीं, एकदम ढंग से सोचिए, एकदम बनेगा। एक ही सल्फर है, 5 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैठा, एक और ऑक्सीजन है, कहीं भी लिंक कर दो ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन है कितना 2 हाइड्रोजन कहीं भी जोड़ो, तो कोशिश करना जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के साथ इस तरह से पेरोक्साइड वाले में जोड़ दो, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड होगा तो वहाँ पे किनारे में हाइड्रोजन होगा। चलो चेक करो, बॉन्ड था कितना 7, 4 5 6 और 1 7, बॉन्ड खत्म। लोन पेयर पे आओ 12। हमने क्या सिखाया है, जहाँ 2 बॉन्ड है वहाँ 2 लोन पेयर रख दो, इस सब का ऑक्टेट पूरा। यहाँ 1 बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन रखो यानी 3 लोन पेयर। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 और रख दो, सबका ऑक्टेट पूरा, इसका पहले से ऑक्टेट पूरा है। बोलो, हमने सिखा रखा है इन दोनों पे -1, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या हुआ, निकाल लो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, अभी अभी जस्ट निकाले थे। बोलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इससे बॉन्ड कितना बना हुआ है 4, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यानी कितना होगा +2। चलिए गौर से देखिए, यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पे H है, यहाँ पे +2, इन दोनों पे -1 है, सब कुछ वैसे ही रहने दो, यहाँ H कर दो, सब कुछ वैसे ही रहने दो, यहाँ H कर दो। इसीलिए मैंने उसे पहले बनाया, इसे बाद में बनाया। दिस इज परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। वाई मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एक ही सेंट्रल एटम है और उससे मेरा एसिड बना हुआ है, तो सल्फर का एसिड है, सो दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, चूँकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में होगा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आपका बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए, आपके स्टैंडर्ड में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और जितना करना है, अब हम आपको एज ए होमवर्क दे देते हैं। पहले इस मॉलिक्यूल को आप बना लीजिए, उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं। मैक्सिमम आपको होमवर्क देते हैं, आप खुद से बनाइएगा। जैसे HNO3, HNO2, उसके बाद MnO4 पर एक माइनस, Cr2O7 2 माइनस, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, दिस इज मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। उसके बाद और भी ढेर सारा मॉलिक्यूल है, जैसे एक आपका साइक्लिक जो है P4O10, P2 P4O10, एक ले लो P4O6, ये दोनों साइक्लिक है। उसके बाद एसिड तो हम लोग जनरली जितना है उतना ले ही लिए हैं, एक वाला वो वाला सीक्वेंस ले लो। H2SO4 हमने बता दिया था, H2SO3 ले लो, H2CO3 ले लो, फॉस्फोरिक एसिड का बता ही दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बता ही दिया, क्लोरिक एसिड HClO4 बना लो, HClO3 बना लो, HClO2 बना लो और HClO बना लो। इतना बनाओ, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, कहता है ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और बनाइए और बुक से चेक कीजिए कि आपका आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको नहीं बनता है, अगर आपको नहीं बनता है तो एक और बात बता दूँ आपको कि मैं कोशिश करूँगा कभी ना कभी लेक्चर के दौरान मैं आपको बता दूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपसे मॉलिक्यूल बना या नहीं बना। क्लियर है। और ये जो मैंने आपको सिखाया है ये थोड़ा सा आपके लिमिट से थोड़ा सा पार है, मतलब थोड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं,
और मैं ये नहीं कहता कौन कहाँ कैसे पढ़ाते हैं, लिव इट, सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता। अगर यूट्यूब पे कोई अगर अपना पब्लिश कर रहा है तो आपको उसमें कुछ नॉलेज है जो दूसरे से शेयर करना चाहता है, तो एकदम किसी को आप डिमोरलाइज मत करो, अप्रिसिएट करो। और टीचर हैं यार, कम से कम आप लोग भी थोड़ा सा उन्हें नहीं, अगर आप बूस्ट कर सकते तो उनका मोरल डाउन मत करो, ठीक है। वो टीचर हैं, किसी ना किसी के लिए ज़रूर अच्छे होंगे, भले ही आपको ना अच्छे लगे, ठीक है। तो मेरा अपना ओपिनियन है ये, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बट टीचर्स को अप्रिशिएट कीजिए, टीचर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो सीखिए, और अगर अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए। ओके, एकदम लगे रहिए और पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।